17 दिन तक ये सांस रोकने वाली लड़ाई बिल्कुल थका देने वाली थी। भारत में अब तक ये सबसे बड़ा बचाव अभियान रहा। 17 दिन एक पहाड़ के नीचे धंसी सुरंग में फंसे रहे 41 मजदूर। उन्हें सुरक्षित रखने और निकालने में किसी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। इसके लिए अमेरिका तक से ऑक्सीजन मशीनें मंगाई गई। तरह तरह से पहाड़ का सीना चीरने की कोशिश हुई। इन 17 दिनों में मजदूरों को खाना पीना ऑक्सीजन तक पहुंचाया गया। उनसे लगातार संपर्क बनाए रखा गया। मशीनों के ब्लेड पहाड़ में फंसने लगे तो उन्हें काट कर निकाला गया। अंत में रैट माइनिंग का सदियों पुराना तरीका आजमाया गया। मजदूरों ने आखिरी खुदाई की और कामयाब रहे। इस दौरान राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार हादसे की जगह आते जाते रहे। इस दौरान वो सुरंग में भी रहे। उनसे प्रधानमंत्री लगातार बात करते रहे। प्रधानमंत्री कार्यालय के अधिकारियों ने इस पर नजर भी रखी। तो ये बड़ा ऑपरेशन था जो भारी मेहनत से कामयाब रहा। आगे आने वाले समय में हम ये जो जितने भी हमारे इस प्रकार के टनल उत्तराखंड के अंदर चल रहे हैं उन सभी की समीक्षा भी करेंगे। और वैसे तो भारत सरकार ने इसमें सेफ्टी ऑडिट कर दिया है, जिससे आगे निकट भविष्य में हमको इस प्रकार की किसी परेशानियों का सामना न करना पड़े। वहीं टनल में फंसे सभी मजदूरों को रैट माइनिंग के जरिए बाहर निकाला गया। रैट माइनर से बात की हमारे सहयोगी किशोर रावत ने। ये वो लोग हमारे साथ मौजूद है जिन्होंने वादा किया था कि 24 घंटे से पहले उनको निकाल के लाएंगे। और ये रेड माइनर्स और ये जो हाथों से खुदाई करके अंदर पहुंचे हैं, सबसे पहले किस तरह का रिएक्शन था जैसे आप अंदर पहुंचे? जैसे हम अंदर पहुंचे वो लोग देखते के साथ ही हमें खुश हो गए और उनसे ज्यादा हम खुश हो गए। आप कहाँ से आए हैं? दिल्ली से। नाम क्या है? फिरोज कुरैशी। अच्छा फिरोज, कितना टफ था अंदर काम करना और अब उनकी हालत कैसी है? हालत तो एकदम फिट है, वो एकदम बेहतरीन, किसी को कुछ भी नहीं है। खाना पीना एकदम उनके पास स्टॉक रखा था। अभी सेहत तो तुम्हारी भी ठीक लग रही है और बिल्कुल तंदुरुस्त। ऐसे ही वो हैं सर, ऐसे ही है? ऐसे ही है बोलो। अच्छा, क्या खुशी थी उनके बेचारे में जैसी आपको देखा? बिल्कुल बहुत ज्यादा खुशी थे, बहुत ज्यादा। अच्छा, आप क्या कहेंगे? आप भी अंदर काम कर रहे थे? हाँ, ये भी अंदर। चलिए, कोई बात नहीं। आपका नाम क्या है? देवेंद्र। देवेंद्र, कहाँ से आए? जिला बुलंदशहर से हैं। अच्छा, कितना मुश्किल था और इस काम को कर कितनी खुशी? आप पे बहुत नजरें थी कि आखिरी वो क्षण थे जिसको करना आपने था। बढ़िया करा था हमने, कोई दिक्कत नहीं आई हमें। बढ़िया तरीका से उनके दौरे पहुंचे हैं। उन्हें पहुंचते ही उन्होंने ना बहुत खुशी मनाई, हमारे से गले मिले बहुत। उन्होंने बादाम भी खिलाए हैं। अच्छा, बादाम भी खिलाया है। आप हीरो बन चुके हो, आप ही की वजह से वो लोग आए हैं। बहुत सबने मेहनत करी है, लेकिन जो आखिरी क्षण थे वो बहुत महत्वपूर्ण थे। कैसा लग रहा है और किस तरीके से लग रहा है? कठिन कितना था वहाँ पे? कटिंग 1500 15 मीटर। 15 मीटर? हाँ जी। ज्यादा था? नहीं, ज्यादा नहीं था। अच्छा, अंदर जो मिले जो लोग थे वो 41 लोग, वो आप लोगों को देखकर आपकी जो टीम है पूरी, कैसा लगा और किस तरीके? हम भी उन्होंने को देख के खुश हो गए थे सर। वो हमें देख के खुश हुए थे, हम उन्होंने को देख के खुश हो गए थे। आपने बताया कि बहुत बड़ा काम किया, आपको लग रहा है? जी। पूरा देश आपके लिए वो कर रहा है कि आपने बहुत बड़ा काम किया। जी 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 सर। आपका सर नाम? सर मेरा नाम वकील हसन है आप इनके और मैं टीम लीडर हूँ सर इनका। टीम लीडर है? यस सर। ये लोग कहाँ से आए? और क्योंकि आज पूरा देश इनको देख रहा है और ये वो लोग थे जो आखिरी 20% कठिन था, जो उम्मीदें टांगे, इन्होंने पूरा किया। जी बिल्कुल सर, इन्होंने इतनी ज़्यादा मेहनत करी है कि सरिया काट के, पाइप काट के, जिस तरीके से ये लोग आगे गए हैं उन्हें निकालने के लिए। लेकिन एक चीज़ बहुत कमाल किया, हमारे अंदर भी तो जज्बा ऐसा था कि उन्हें निकाल के लेकर आना ही है। ये हमारे लिए एक तरीके अपॉर्चुनिटी क्या, ये लाइफ में एक चांस था हमारे लिए और ये किसी को मिल पाता। मैंने जब इनसे शुरू में बात करी थी तो उन्होंने वादा किया था कि अब हम आ गए, जब हम तभी बाहर निकलेंगे जब उनको लेके आएंगे। बिल्कुल सर, हमने है ना ये कर लिया था प्रण कि 24 घंटे हमें नॉन स्टॉप काम करना है और उन्हें लेके बाहर आना है, और ये 24 घंटे काम किया हम। अच्छा, इनको देख के लग नहीं रहा है कि ये थके हैं? ये इनको लग रहा है कि अभी शायद और खुदाई भी कर दे कहीं? हाँ जी, हमने प्लानिंग से किया ना सर। 4 लड़के एक साथ बराबर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये वो लोग हैं जिनके भरोसे पूरा देश था कि कम से कम वो जो आखिरी 20% रह गया उन पर ये आएंगे और खुदाई करके लाएंगे। लेकिन उन्होंने वो काम कर दिया जिसपे सभी को लग रहा था कि वो 24 घंटे में होगा, लेकिन 24 घंटे से पहले काम कर दिया है। और ये अंदर पहुंचे, उनका रिएक्शन अलग था क्योंकि उन्होंने 17 दिन बाद कोई इंसान अंदर देखा है उन 41 के अलावा। फिलहाल वो मजदूर लगातार बाहर निकल रहे हैं और लगातार उनको हॉस्पिटल पहुंचाया जा रहा है। सिलकारा टनल से कैमरामैन प्रेम सिंह के साथ किशोर रावत, एनडीटीवी इंडिया। हमारे सहयोगी किशोर रावत ने फंसे हुए मजदूर जिस कंपनी में काम करते हैं उनके साथियों से भी बात की, वो सुनिए।
उन 41 लोगों के निकलने की खुशी सबको है, उनके जो साथ काम कर रहे थे, जो कंपनी के थे, जो बाहर से आए थे रेस्क्यू ऑपरेशन में, ये तमाम जो लोग हैं अंदर से आए हैं और इनको इस बात की खुशी है कि वो 41 लोग बाहर आए। आपका नाम क्या है? गौरी शंकर सामल। आप तो यहीं पे इस कंपनी में इधर आपके साथी बाहर आ गए 17 दिन बाद, कैसा महसूस हो रहा? आपने देखा उनको? महसूस तो वो बता नहीं पाऊंगा। हम आज तो दिवाली मनाए गए, मैं खुद देख के आया, वो लोग नाच नाच के आ रहे हैं, सब पूरा ठीक ठाक है, कोई किसी का कुछ हेल्थ का डिफेक्ट नहीं है। आपका नाम क्या है? पंकज कुमार से। पंकज जी, आप भी इस कंपनी में, आपके साथी थे, दिवाली के दिन हो गए थे, आज सब जगह पटाखे भी फूट रहे हैं, आपको लग रहा है आज दिवाली है? आज दिवाली, आज हम लोग दिवाली आज ही मनाएंगे और मना भी रहे हैं। जैसे खुशी है आपके चेहरे पे तो दिख ही रहा है। खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं है सर, कितने खुश है उसको तो। लग रहा है आज दिवाली है। बस आज दिवाली है, दिवाली तो मनाना स्टार्ट कर चुके हैं और मनाएंगे पूरी रात। तो ये तमाम वो उनके साथी है जो लगातार इनके काम कर रहे थे, लेकिन इस बात से मायूस थे कि वो दिवाली की रात वहाँ फंस गए हैं दिवाली के दिन। अब ऐसे में आज ये बाहर आए और चारों तरफ पटाखे भी फोड़े जा रहे हैं और ये इनका कहना है कि आज ही हमारी दिवाली और हम दिवाली मनाएंगे क्योंकि हमारे साथी बाहर आ रहे हैं। सिलकारा टनल से कैमरामैन प्रेम सिंह के साथ किशोर रावत, एनडीटीवी इंडिया। 17 दिन बाद मजदूर निकले हैं तो हर तरफ खुशी का माहौल है। ऐसे में वहां भारत माता की जय के नारे भी लगे और मिठाइयां भी खूब बटी। 41 लोग बाहर निकल गए हैं और लगातार उनका निकलने का सिलसिला जारी है। ये यहाँ पर एक व्यक्ति है सज्जन, मिठाइयाँ बांट रहे हैं। भाई साहब, आपका नाम क्या और मिठाई बांट रहे हैं? राजेश नेगी बड़कोट से। आप मिठाई बांट रहे हैं, हालांकि वो 41 लोग बाहर है, दिवाली का हमारे 41 भाई जो है सकुशल बाहर आए हैं, तो इससे बड़ा पर्व हमारे नहीं हो सकता। आज हम पुनः दिवाली मना रहे हैं, मिठाई बांट करके, पटाखे फोड़ करके खुशी का इजहार कर रहे हैं। बिल्कुल, ये वो लोग हैं जो लगातार इस बात की प्रार्थना करते रहे कि कब ये लोग बाहर आएं और आज ये मिठाई बांट रहे हैं और इनके लिए आज ही दिवाली है। सिलकारा टनल से कैमरामैन प्रेम सिंह के साथ किशोर रावत, एनडीटीवी इंडिया। वहीं किशोर सिंह रावत ने परिजनों से भी बात की, वो सुनिए। 41 लोगों में हमारे उत्तराखंड के टनकपुर के भी ये सज्जन थे जिनका भाई था, छोटा भाई था। कितनी खुशी मिल रही है, मैं समझ सकता हूं कि खुशी का इजहार करना आसान नहीं है, लेकिन आपके चेहरे से लग रहा है कि आज दिवाली है। मतलब आज दिवाली क्या, मतलब बहुत बड़ा दिन है आज हमारे लिए। तो मतलब हमारा भाई दोबारा पैदा हुआ है ऐसा लग रहा है आज तो। बिल्कुल, आप रोज यहाँ पर आते थे और रोज देखते थे कि कब आएगा, आज वो दिन आ गया। उसी का वेट, उसी मोमेंट का इंतजार है अभी भी। आपकी आंखों में आंसू आ रहे? अरे कोई बात नहीं। तो आंखें ही बता रही है और आंखों के आंसू बता रहे हैं कि उनको कितनी खुशी है। ऐसे ही और लोग यहाँ पर मौजूद हैं जिनके परिजन अंदर, जिनके लोग अंदर फंसे थे और परिजन बाहर इंतजार कर रहे थे। सिलकारा टनल से एनडीटीवी इंडिया के लिए किशोर रावत। वहीं टनल के अंदर फंसे मजदूर अखिलेश के परिवार वालों से बात की हमारे सहयोगी हिमांशु शर्मा ने। ये जो आप उद्घोष सुन रहे हैं, जय श्री राम, हर हर महादेव का, और ये शंख की ध्वनि जो सुन रहे हैं, ये खुशी का इजहार है अखिलेश के घर वालों का, अखिलेश के गांव वालों का। ये जो अखिलेश के जो टनल से बाहर आने की सूचना जैसे मिली है, पूरा गांव एकदम खुशी से झूम उठा है, हर कोई खुश है। हम ये देखिए, ये जो खुशियां हैं, इनको बताइए, ये अपनी खुशियां व्यक्त किस तरह से करें, इनको समझ में नहीं आ रहा है। हमारे साथ जो है अखिलेश के चाचा जी विजय कुमार जी हैं। हम उनसे पूछते हैं कि क्या है, कैसा रहा आज हमारे 17 दिन बाद अखिलेश वापस आया है। आज 17 दिन बाद हमारे गांव और हमारे परिवार के लिए बहुत सुखद क्षण है। हमारे साथ अखिलेश कुमार सिंह के पिताजी रमेश कुमार सिंह भी हैं, बहुत ही हिम्मती हैं, बहुत ही इन्होंने जब भी हमारी इनसे बात हुई, इन्होंने बताया कि मेरा बेटा बहुत दिलेर है, वो पूरी बहुत मजबूत इंसान है और यही मजबूती मुझे इनके में भी दिखी। अब हम इनसे पूछते हैं कि क्या है, कैसे आप अपने बेटे को कैसे विश करेंगे, उसको कैसे शाबाशी देंगे आप? भगवान से दुआ करूंगा कि वो कायदे से रहे और उसको सम्मान ही दूंगा, और क्या करूंगा मैं।
इतना ही कर सकता हूँ। और सब आप इनके चेहरे पर जो खुशी है, आप इनके चेहरे पर जो खुशी है उस बात से अंदाजा लगा सकते हैं। ये बोल नहीं पा रहे हैं कि क्या बोलूं। इन्होंने कहा कि मैं क्या बोलूं। हमारे साथ इनके पास बोलने के लिए हमारे साथ गांव के भी हैं। इनके पास इतनी खुशी है, कौतूहल से उमंग में ये हुआ है कि इनके पास बोलने के लिए कोई शब्द नहीं, शब्द ही कम पड़ा। इतनी इनके पास खुशी भरी हुई है। खुशियों का माहौल हमारे घर परिवार में छाया हुआ है। हमारे साथ इनके बड़े पिताजी भी हैं, वो भी कुछ बोलना चाह रहे हैं। बताएं। आज ये खबर सुन करके कि आने वाले हैं बाहर, तो बहुत खुशी है, बहुत खुशी। उस खुशी को हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। 17 दिनों से लगातार इसी खुशी का इंतजार था और अंततः वो इंतजार की घड़ी समाप्त हुई है और सारा पूरा गांव जो है अखिलेश के परिवार के साथ पूरा गांव जो है इस समय झूम रहा है, खुशियां मना रहा है। ये जरूर है कि रात हो गई है, लेकिन रात में अभी पूजा पाठ भी चल रहा है। जैसे ही पूजा खत्म होगी, सुंदरकांड का पाठ खत्म होगा, वैसे ही मिठाइयां बांटी जाएंगी और जिस तरह से भी खुशियां मनाने का तरीका है वो खुशियां मनाई जाएंगी। मिर्जापुर के घरवासपुर से पुरुषोत्तम के साथ हिमांशु शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार इस खबर पर नज़र बनाए हुए थे। उन्होंने ट्वीट भी किया। ट्वीट में उन्होंने लिखा कि मैं इस बचाव अभियान से जुड़े सभी लोगों के जज्बे को भी सलाम करता हूं। वो लगातार फोन लाइन पर पुष्कर सिंह धामी से बात करते रहे, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री। साथ ही अब ये भी खबर आ रही है कि उन्होंने फ़ोन पर सभी 41 जो फंसे हुए मजदूरों थे उनसे भी बात की। वहीं सुरंग में फंसे सौविक पखीरा के परिवार से हुगली में बात की हमारे सहयोगी सौरभ गुप्ता ने। पश्चिम बंगाल के हुगली जिला के हरिनाखाली गांव में आज यहां पे सौविक पखीरा का जो माता और पिता है वो अपने गांव के मंदिर में इस वक्त पूजा कर रहे हैं। सौविक पखीरा का उस सुरंग से निकलने के बाद यहाँ पे उसके माता को निकाला गया है यहाँ से और उनके माता यहाँ आके पूजा दिया है। उस सौविक पखीरा को निकालने के बाद आप देख सकते ये गांव के जो भोले बाबा की मंदिर है वहाँ पे पूजा अर्पण किया जा रहा है। इस वक्त गांव के सारे लोग मंदिर आए हैं रात को और इसलिए आए हैं क्योंकि यहाँ पे उनको पूजा अर्पण करना है। सौविक पखीरा का सुरंग से निकलने के बाद कुछ देर पहले सौविक पखीरा का माताजी ने उनसे बात भी की है फोन पर और सब बात होने के बाद सौविक ने भी उनको बताया है कि पूरे जो 41 लोग थे सबको उस सुरंग से निकाले गए हैं। और अब आपको दिखाते हैं कैसे पहले दिन से लगातार हमारे एनडीटीवी के संवाददाता किशोर रावत ने इस पूरे ऑपरेशन के हर पल का जायजा लिया। इस वक्त हम पहुंचे हैं सिलक्यारा गांव में जहां पर एक टनल में काम चल रहा था और करीबन 36 लोग बताए जा रहे हैं। वैसे प्रशासन की तरफ इनकी संख्या करीबन 35 से 40 की तरफ है। अच्छी बात यह है कि 2 किलोमीटर इसके बाद का जो 2 किलोमीटर इलाका है वहाँ पे ये 40 लोग सेफ है। लगभग 50 घंटे से ज़्यादा इन 40 मजदूरों को अंदर फंसे हो गया है। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन भी जा रहा है। 72 घंटे से ऊपर का समय हो चुका है। 40 जिंदगियां इस टनल में अभी भी फंसी हुई है। जो पाइप के माध्यम से जा सकती है वो उनको फूड प्रोवाइड कराया जा रहा है। ऑक्सीजन की लगातार सप्लाई की जा रही है। उनको भी अंदर से उम्मीद है, जो लगातार ये बता रहे हैं उनसे बातें हो रही है, उनको भी उम्मीद है कि ये लोग इनको बाहर निकाल लेंगे। 144 घंटे से ज़्यादा का समय गुजर चुका है और जो अंदर लोग हैं उनकी भी हिम्मत जवाब दे रही है और जो बाहर उनके परिजन हैं वो भी परेशान हो रखे हैं और उन लगभग 5 प्लान पे काम किया जा रहा है। और इस वक्त अगर बात करें तो एनडीटीवी की टीम लगभग 100 से 150 मीटर ऊपर पहाड़ के मौजूद है कि पहला ब्रेक तो 9 दिन से लगातार हासिल कर लिया और जल्द उम्मीद है कि उनको बाहर निकाला जा सकेगा। 10वें दिन एक वीडियो जरूर अंदर से बातचीत हुई है, तस्वीरें देखिए। 41 जिंदगियों को बचाने के लिए लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और ऑगर मशीन बेहतर काम कर रही है और जल्द ही उनके पास पहुंचा जा सकेगा।
ये है कि ड्रिलिंग का काम थोड़ा रुक रुक के चल रहा है। कम से कम जो ऑपरेशन था वो 15 से 16 घंटे लेट हुआ। फिर उम्मीद की जा रही थी जैसे नहीं हो पाया। अब ऐसे है कि अब दोबारा जब 2.2 मीटर तक उसने ड्रिल किया, उसके बाद भी ऑगर मशीन फिर से कोई ऑब्स्टिकल आया, वो खासकर स्टील का ऑब्स्टिकल था, 2-3 बार आ चुका है। 14 दिन हो चुके हैं, अभी भी 41 लोग अंदर फंसे हुए हैं और उनको निकालने के लिए हर वो संभव प्रयास किया जा रहा है जिससे वो बाहर निकल सके। 5-5 प्लान पर काम किया जा रहा है, लेकिन अभी तक सफलता कहीं नहीं मिल पाई है। इस वजह से इनके परिजन भी परेशान हैं और लगातार जो अंदर लोग 41 लोग हैं वो भी परेशान हैं। जिस तरीके से सिलक्यारा की टनल में ऑगर मशीन के ब्लेड काटने का काम पूरा हुआ, उसके बाद अब मैनुअल ड्रिलिंग की जाएगी और मैनुअल ड्रिलिंग से संभवतः अगले 24 घंटों के बाद ही ये बता सकने की कोशिश में होंगे कि कितनी सफलता हासिल की गई है। सभी को लग रहा था कि वो 24 घंटे में होगा, लेकिन 24 घंटे से पहले काम कर दिया है और ये अंदर पहुंचे। उनका रिएक्शन अलग था क्योंकि उन्होंने 17 दिन बाद कोई इंसान अंदर देखा है उन 41 के अलावा। और अगली खबर महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र के नक्सल प्रभावित जिले गढ़चिरौली में नक्सलियों ने टारगेट किलिंग शुरू कर दी है। पिछले 15 दिन में अब तक 3 आदिवासियों को पुलिस मुखबिर होने के शक में मार दिया गया है। इतना ही नहीं, स्थानीय विधायक और कैबिनेट मंत्री धर्मराव बाबा आत्राम को भी धमका रहे हैं। मारे गए तीनों व्यक्ति मंत्री के आदमी बताए जा रहे हैं। वहीं सरकार ने जिले नक्सल विरोधी अभियान और तेज करने का दावा किया है। गढ़चिरौली जिले में नक्सली हत्या को अंजाम देने के बाद शव के पास इस तरह के पर्चे छोड़े जा रहे हैं, जिस पर लिखा होता है, जनता के साथ रहें, सुधर जाएं, वरना जनता माफ नहीं करेगी। खुद को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी बताने वाले नक्सली पिछले 15 दिनों में अब तक 3 आदिवासियों की जान ले चुके हैं। पहले 15 नवंबर को भामरागढ़ तहसील के पेंगुड़ा में दिनेश गावड़े की हत्या कर दी गई। उसके बाद 23 नवंबर को एटापल्ली तहसील के टिटोला के पुलिस पाटिल लालसू बेलदा की और फिर 24 नवंबर को अहरी तहसील के कापेवाचा के रामजी अतराम की हत्या कर दी गई। गरीब आदिवासी ही नहीं, स्थानीय विधायक और कैबिनेट मंत्री भी नक्सलियों के टारगेट पर हैं। जो पुलिस पाटिल को मारा गया वो भी मेरा ही आदमी था, जो गावड़े को मारा गया वो भी मेरा ही आदमी था, और जो आतराम है वो भी कपावंचा का वो भी मेरा ही आदमी। सब जो हमारे आदमी लोगों को एक एक करके मारा जा रहा है और इसमें गृह विभाग ने उसमें ध्यान देना चाहिए और योग्य जो लोगों को भी संरक्षण देना चाहिए। लोगों को संरक्षण देने का जवाबदारी सरकार का है और मुझे भी संरक्षण मिलना चाहिए। उन्होंने भी मुझे सुरक्षित रखना सरकार का जिम्मेदारी है, मैं सरकार में हूँ। पुलिस के अफसर इस मामले पर कैमरे पर बोलने से बच रहे हैं, लेकिन उनका दावा है कि तोड़गट्टा में खनन विरोधी आंदोलन सफल नहीं हो पाने से नक्सली बौखला गए हैं। जिले में नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए विशेष C60 कमांडो यूनिट की स्थापना करने वाले महाराष्ट्र के पूर्व डीजी केपी रघुवंशी के मुताबिक नक्सली जब भी कमजोर होते हैं, इसी तरह से लोगों की हत्या कर आम जनता में दहशत फैलाने की कोशिश करते हैं। महाराष्ट्र पुलिस ने पिछले 20-25 वर्षों में जो काम किया है, उसके कारण से आज की तारीख में नक्सल्स का मनोबल बहुत टूटा हुआ है। तो उसको कैसे रिगेन करें? तो उसको रिगेन करने का तरीका यही है कि वो दहशत फैलाएं। उनका पहले से ही स्ट्रेटेजी रहा है कि किल 1 थ्रेटन मिलियन। माओ की पॉलिसी थी किल 1 थ्रेटन मिलियन, एक को मारो और लाखों को डराओ। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने दावा किया है कि सरकार विकास कार्यों के जरिए नक्सलवाद को खत्म करने के लिए कटिबद्ध है और उनके खिलाफ अभियान और तेज कर दिया गया है। निश्चित रूप से लोगों के हाथ को काम, वहाँ उद्योग, वहाँ का विकास, डेवलपमेंट और ये नक्सलवाद को खत्म करने के लिए सिर्फ पुलिस की गोली नहीं तो डेवलपमेंट भी जरूरी है और वो डेवलपमेंट हो रहा है। सरकार का दावा है कि खान में रोजगार मिलने से ज्यादातर आदिवासी मुख्य धारा में शामिल हो रहे हैं, लेकिन सरकार जिसे विकास कहती है, नक्सली उसे सरकारी लूट कहते हैं। लिहाजा संघर्ष जारी है और दोनों की लड़ाई में गरीब आदिवासी घुन की तरह पिस रहे हैं। गढ़चिरौली से नरेश सहारे,
और मुंबई से कैमरामैन राजन दयाल के साथ सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। वहीं एम्स दिल्ली में जल्द ही खुलेगा सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर ट्रांसजेंडर केयर। इस सेंटर में ट्रांसजेंडर की शारीरिक समस्याओं के अलावा उनकी मानसिक मनोदशा के भी उपचार की गुंजाइश होगी। इस दिशा में आगे बढ़ते हुए दिल्ली एम्स ने वर्ल्ड प्रोफेशनल एसोसिएशन फॉर ट्रांसजेंडर हेल्थ से हाथ मिलाया है। ट्रांसजेंडर हेल्थ की पाठशाला। एम्स के डॉक्टरों को दुनिया के ट्रांसजेंडर हेल्थ के माहिर डॉक्टर इलाज के गुर सिखा रहे हैं। देश में पहली बार ऐसी कोई ट्रेनिंग दी जा रही है। मकसद है आने वाले कुछ वक्त में एम्स में सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर ट्रांसजेंडर केयर का खोला जाना। सेंटर फॉर एक्सीलेंस का और कुछ नाम होगा जिसको जोड़ के हम बता सके लोगों को कि आने वाले वक्त में ऐसा कुछ होने वाला है? हम सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर ट्रांसजेंडर केयर नाम से बोलेंगे, जो आने वाले वक्त में उम्मीद है कि यहाँ पे हाँ जी बहुत जल्दी। इसमें अलग अलग मंत्रालयों के सहयोग के बाद एम्स ने वर्ल्ड प्रोफेशनल एसोसिएशन फॉर ट्रांसजेंडर हेल्थ के साथ हाथ मिलाया है। इसके 7 डॉक्टर फिलहाल वर्कशॉप को अंजाम दे रहे हैं। साथ ही अगर मेल से फीमेल में तब्दील होना हो तो सर्जरी के गुर भी सिखा रहे हैं। हमने नैतिक ट्रीटमेंट पर बात की, हार्मोनल देखभाल पर भी बात की। अब हम सर्जरी वर्कशॉप और सर्जरी के दौरान मरीज की देखभाल पर एक सेशन आयोजित करने जा रहे हैं। सरकारी आंकड़ों में भारत में ट्रांसजेंडर की आबादी करीब 5 लाख की है, पर एसोसिएशन फॉर ट्रांसजेंडर हेल्थ इन इंडिया के प्रमुख डॉक्टर संजय शर्मा साइंटिफिक डेटा के आधार पर कहते हैं कि आबादी कहीं बड़ी है जिसको जरूरत पड़ने पर उपचार की जरूरत है। 2 से 8% लोग को अपने जेंडर के साथ इशू होता है। यानी कि अगर हम हिंदुस्तान का 2%, मैं कहता हूँ 2% भी छोड़ दीजिए, आप 1% लीजिए, 140 करोड़ का 1% कितना हुआ? 1.4 करोड़ लोग इस इशू से जूझ रहे हैं। एम्स में फिलहाल 150 डॉक्टर और स्टाफ को ट्रांसजेंडर हेल्थ केयर में ट्रेन किया जा रहा है। अपने आप में एक पहल स्वस्थ भारत को लेकर, कल को लेकर। नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया के लिए।